हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साउंड सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री का पोर्शन जो कि एनसीईआरटी बुक का जो हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, आज क्लास 7 का जो है तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी जो है चैप्टर में समझ में ना आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे हम आपको पूरा संपूर्ण अच्छी तरीके से उत्तर दे सकें। तो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं दिल्ली के सुल्तान। तो दिल्ली के सुल्तान के बारे में अभी जो हमने पढ़ लिया है थोड़ा बहुत, उसको भी मिक्स कर देखिए। एनसीईआरटी बुक है ये, 1 से लेकर 10 तक 12 तक जब तक बुक पढ़ाया जाएगा तब तक उसको मिक्स करके ही ये पढ़ाता है, थोड़े थोड़ा करके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों का केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसा किसी राज्य का जिक्र नहीं जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बन गया। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जान लीजिए। अब देखिए, तालिका 1 पे नज़र डालिए। ठीक है दोस्तों, जो पहले तोमर राजपूतों का काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? तो 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिसे चहमान नाम से जाना जाता था, ठीक है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए कि क्या आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली के सुल्तान जो पाठ है, या दिल्ली के सुल्तानों के समय में या चहमान के समय में जो यहाँ पे सिक्के चलते थे उसका क्या नाम था, जो बहुत प्रचलन में थे, तो उसको कहेंगे देहली वाल। ठीक है दोस्तों, 13वीं सदी में आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, ये नोट्स किया जाए। ठीक है, इसके साथ दिल्ली में एक ऐसी राजधानी बदल गई जिसका नियंत्रण इस महाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। ठीक है, उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जो मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनाए थे। ठीक है, चलिए, जिस इलाकों में आज हम दिल्ली का नाम जानते हैं वह सुल्तानों के अनेक नगर बसाए, जो कि मानचित्र 1 में आप देख सकते हैं। ये मानचित्र रहा 1। ठीक है दोस्तों, आप इसको देख लीजिए। फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला करके, हौज खास, सीरी, ठीक है, जहांपना, दिल्ली, एक वहान, ऐसे करके बहुत सारे नाम हैं। ठीक, जो कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको आप जो है मिला लीजिए। ठीक है, बुक भी आपके पास होगा, उससे मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये तालिका 1 है दोस्तों, मैं इसको आपको पढ़ा दूं। इसमें क्या है? तालिका 1, दिल्ली के शासक जो राजपूत वंश थे वो तोमर, आरंभिक 12वीं शताब्दी जो 1165। ठीक है, अनंग पाल जो कि 1130 से 1145। चौहान जिसको चौहान करते थे वो 1165 से 1992 तक। फिर पृथ्वीराज चौहान जो 1175 से 1192 तक। ठीक, चलिए, प्रारंभिक तुर्की शासक कौन से थे? 1206 से 1290 तक। इनका प्रारंभिक तुर्की शासक का जो समय था वो कि 1206 से 1290 तक, जो कि इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो 1210 से 1236, ठीक है, रजिया जो 1236 से 1240, गयासुद्दीन बलबन जो 1266 से 1287। हाँ दोस्तों, ये भी जान लीजिए आप लोग। आपसे अगर पूछा जाए महिला शासक कौन था, तो रजिया सुल्तान पहली महिला शासक। ठीक है, अब देखिए, जो जिसको हम खलजी वंश कहते हैं वो है 1290 से 1320। इसमें जलालुद्दीन खिलजी जो कि 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से 1316। अब तुगलक वंश जो कि 1320 से जो है 1414। इसमें गयासुद्दीन तुगलक जो कि 1320 से 1324, मोहम्मद तुगलक जो 1324 से 1351, फिरोज शाह तुगलक जो 1351 से 1388। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं, ये अलाई दरवाज़ा भी है, इसको देख लीजिए। इल्तुतमिश का मकबरा है, इसको देख लीजिए। अब हम जो है सैयद वंश के बारे में जानेंगे, जो 1414 से 1491, इसमें खिंज खान करके जो था वही 1414 से 1421, ठीक है। अब लोधी वंश जो है 1451 से 1526, इसमें बहलोल लोधी थे, ठीक है। ये आप देख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक का ये मकबरा है, ठीक। आप लोग देख लीजिए। अब चलिए हम पढ़ते हैं आगे, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे, ठीक है, इसके बारे में। हालांकि अभिलेख सिक्कों स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख एक वचन, ठीक है, तवारीख बहुवचन, और जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे, ठीक है। इसमें तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो कि घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे, ठीक है दोस्तों। न्याय चक्र चलिए हम जान लेते हैं। न्याय चक्र 13वीं सदी से इतिहासकार फ़ख ए मुदव्विर ने लिखा था कि राजा को काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, ठीक है, वो तो सही है। राजा का काम जो कि सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकेगा जब राजा न्याय और ईमानदार से प्रशासन को बढ़ावा दे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? तो दोस्तों, अगर आपको इसका उत्तर आता है, अपने जहन में जो भी आता है, तो वो कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर लिखें। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको याद कर लें। मैंने अभी आपको डेट्स बताए, जो कि राजपूत वंश का, प्रारंभिक तुर्की शासक का, खलजी वंश का, तुगलक वंश का, और सैयद वंश का, और लोधी वंश का। दोस्तों, ये आप याद कर लीजिए। उसके बाद अगले पॉइंट पे मिलते हैं, हम जो है अगले पॉइंट को लेकर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।